नमस्कार प्रिय विद्यार्थी एवं अभिभावकगण, आपका स्वागत है रुद्रा नवोदय एकेडमी के इस शैक्षणिक चैनल पर। आज की कक्षा में हम सीखेंगे व्यंजन के अन्य भेद, जो संयुक्त व्यंजन के बाद का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है, यानी अतिरिक्त व्यंजन। इस पाठ के माध्यम से हम वर्णमाला से लेकर व्यंजन वर्गों की पूरी संरचना को सरल और स्पष्ट तरीके से समझेंगे, ताकि विषय हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं अतिरिक्त व्यंजन के रोचक और उपयोगी नियमों के साथ। गुड मॉर्निंग। तो क्लास को शुरू किया जाए। क्लास में हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग देखा था संयुक्त व्यंजन, यानी व्यंजन के अन्य भेद में संयुक्त व्यंजन को। तो व्यंजन के जो अन्य भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पिछले क्लास में आपकी चर्चा में बता दी गई थी। यस या नो? तो किसी को दिक्कत है? तो अगर हम पूछे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? चलिए शिवम। हाँ, जब अलग अलग ध्वनियां व्यंजन ध्वनियां आपस में जुड़ती है तो किसका निर्माण करती है? संयुक्त व्यंजन का निर्माण करती है। अब यहाँ पे बात आ गई है अतिरिक्त व्यंजन की। अतिरिक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो चले कि अतिरिक्त व्यंजन जानते हैं कि अतिरिक्त व्यंजन क्या है। तो अतिरिक्त व्यंजन में बैठ जाइए। अतिरिक्त व्यंजन को किन किन नामों से जानते हैं? तो अतिरिक्त व्यंजन तो जानते ही जानते हैं, इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्वित्व व्यंजन नहीं, क्या? द्विगुण व्यंजन। इसको नव विकसित व्यंजन भी कहते हैं, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, और इसको स्वनिम ध्वनिया भी कहते हैं। नाम कितने हो गए? 5। काम क्या है? एक ही काम है ना। अब ये होते क्या है? तो ड और ढ, यानी कि हम अधिकतर गलती क्या करते हैं कि ये जो ड और ढ ट वर्ग के होते हैं, तो ड और ढ में बिंदी नहीं लगती है, लेकिन इन्हीं से उत्पन्न हुए ये जो ड और ढ होते हैं, इनके नीचे क्या होती है? बिंदी लगती है। तो ये ट वर्ग के ड और ढ से विकसित हुए हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्वामित्व ध्वनि या द्विगुण व्यंजन, या नवविकसित व्यंजन, या उत्क्षिप्त व्यंजन, या स्वनिम ध्वनिया। ये ड और ढ को ही क्या कहा जाता है? तमाम नामों से जाना जाता है। ये दोनों ड और ढ से ही विकसित हुए हैं। यहां पे क्या लिखा गया है? ये दोनों ड और ढ से ही विकसित हुए हैं। और ड ढ किससे आते हैं? ट वर्ग से आते हैं। शब्द के प्रारंभ में ड और ढ, यानी कि ट वर्ग का जो ड और ढ होता है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग कहां किया जाता है? शब्द के प्रारंभ में किया जाता है। लेकिन ये शब्द के बीच में संयुक्त या द्वित्व व्यंजन के रूप में आते हैं, यानी कि जब ये शब्द के बीच में आएंगे तो ये कौन सा रूप लेकर आएंगे? संयुक्त व्यंजन या द्वित्व व्यंजन का रूप लेकर आएंगे। अब यहां पर एक नया शब्द आ रहा है, द्वित्व व्यंजन, जिसकी चर्चा हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है? ड और ढ, यानी कि अतिरिक्त यानी स्वामित्व ध्वनि वाले जो ड और ढ होते हैं, इनका प्रयोग हम शब्द के पहले नहीं करते हैं। इनका कोई भी शब्द ड और ढ बिंदी वाले से स्टार्ट नहीं होगा। ये जब भी प्रयोग किए जाएंगे, कहां प्रयोग किए जाएंगे? शब्द के बीच में या शब्द के अंत में। यदि आप किसी को भी इससे दिक्कत हो तो बताएं। अब अगली टॉपिक क्या है कि ये जानिए कि यहां पर क्या है। यहां पर हम केवल ये देखें वर्णमाला। ये जितने भी हिस्से हम देखें, किसका हिस्सा देखें? वर्णमाला का। किसका? वर्णमाला का। हम छोटे से ही देखते आ रहे हैं, हम हो या आप हो, कोई हो, छोटे से ही देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में वर्णमाला की संख्या आपने क्या देखा? 52, यानी कि 52। यही ना देखे हैं क्या? इसके अलावा भी कुछ देखे हैं?
अब ये 52 क्या थे? तो यही जो हम चीजें अभी पढ़ रहे थे, जो चीजें जान रहे थे, ये सारे वर्णमाला को ही हमने देखा। अभी हमने सबसे पहले क्या देखा? स्वर देखा। संख्या कितनी थी बेटा? 13। कुल संख्या 13 थी। इसके बाद हम व्यंजन देखे। व्यंजन में हमने क्या देखा? 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटा तो एक को स्पष्ट व्यंजन कहा, एक को अंतस्थ व्यंजन कहा, अंतस्थ व्यंजन कहा, और एक को उष्म व्यंजन कहा। कहा कि नहीं कहा? यस या नो? अब इसमें कहा कि बेटा 25 संख्या होती है, इसमें कहा कि 4 संख्या होती है, इसमें कहा कि 4 संख्या होती है। इसके बाद हमने आपसे कहा, आपसे कहा कि व्यंजन के अन्य भेद भी होते हैं। अन्य भेद में हमने आपको दिखाया क्या? 2 चीजें दिखाई। संयुक्त व्यंजन दिखाया, यस या नो? इसके बाद क्या दिखाया? द्विगुण व्यंजन दिखाया। इसको हमने कितने नामों से जाना? 5 नाम याद है? चले बता दे। चलिए प्राची बताएगी। हाँ, द्विगुण व्यंजन, नवविकसित व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, स्वनिम ध्वनियां, इनके ही नाम है। तो ये देखिए यहां पर हमने क्या देखा कि बेटा ये भी 4 था, ये बेटा कितना था? 2 था। अगर सबको अगर हम जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 13, 25, 4, 4, 4, 2, जोड़िए कितना हो गया? 22 का 2 और 2 1 3 2 5 आया कि नहीं? तो हम अभी तक केवल वर्णमाला ही पढ़ रहे थे। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला ही पढ़ रहे थे। वर्णमाला के सारे हिस्से को हमने एक एक पार्ट को करते हुए देख लिया। ये आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइए, आप चाहे सैनिक स्कूल के कंपटीशन में बैठे या किसी भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी कंपटीशन में या सर्विस के किसी कंपटीशन में आप बैठते हैं, फिर भी आपका ये व्याकरण का जो पैटर्न है, जो नियम है, वो नहीं बदलने वाला है। आप सोचो कि आप कितने लकी हो, कितने लकी हो कि आपको इस दौरान ही इतनी सारी चीजों को इस तरीके से दिया गया, इस तरीके से बताया गया कि आपको समझ में आ जाए। यदि जितनी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, या चाहे यहां पे स्वर के भेद हों, स्वर के भेदों को हमने देखा, विभिन्न स्वरों के भेद को देखा, क्या सभी स्वर के भेद को कोई स्पष्टली बता सकता है? इसमें किसी को दिक्कत हुई है? नहीं हुई है ना? समझ में आया है ना? आया है कि नहीं? यदि आपको याद नहीं है तो इसका कारण है कि आपने मेहनत नहीं किया है। क्या पढ़ाने के तरीके में कोई गलतियां दिखी, यानी हमने ऐसा पढ़ा दिया हो जो आपको समझ में ना आया हो? बताइए। आप देखिए हमने छोटी छोटी चीजों को लेकर कहां तक जोड़ दिया? यहां तक जोड़ दिया कि आप फ्यूचर इस प्रॉब्लम में नहीं आने वाले हैं। फ्यूचर आपको वर्णमाला का चैप्टर नहीं पढ़ना होगा, बस केवल रिवीजन करना होगा। किसी भी कंपटीशन में आप बैठ जाएंगे, हिंदी ग्रामर से आपका जितना क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, केवल 1-2 ही क्वेश्चन गलत होगा, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन सही होगा। ये उदाहरण आपके बच्चे, आपके जो बड़े भैया जो लोग हैं, वो दिखा चुके हैं सैनिक स्कूल के पेपर में। और इंपॉर्टेंट यही है, ये जो ग्रामर का जो पार्ट है, ये सैनिक स्कूल के लिए ही है या सीएचएस के लिए है। सीएचएस में आपका ग्रामर पूछता है, हिंदी ग्रामर। सैनिक स्कूल में ऑप्शनली होता है कि आप हिंदी ग्रामर लेंगे या इंग्लिश ग्रामर लेंगे। अभी तक जितने भाई आपके सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे हिंदी ग्रामर से ही गए। अब तो ऑप्शनली आरएमएस आ गया, आरएमएस का पैटर्न भी देखा गया। अभी बच्ची पेपर दी, कैसा पेपर रहा आपका, कैसा लगा? अगर थोड़ा सा और मेहनत करके गई होती, अब पहले हमको पता होता कि आरएमएस का पेपर ये भरेगी,
और पैटर्न पता होता तो ये और भी बेहतर करके आती। इसलिए इस बार का जो सेशन है उस तरीके से चलाया जाएगा कि तमाम एग्जाम जो है आप बैठ सके। किसी तरीके के एग्जाम से आप ये ना हो कि नहीं हो सकता है, नहीं आएगा। और अगर आप हिंदी ग्रामर पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए लाभ ये होगा कि आप 6 में भी जहां पढ़ेंगे वहां पर हिंदी ग्रामर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बस रिवीजन करने की आवश्यकता होगी। यानी टीचर बोर्ड पे पढ़ाएगा और धड़ाधड़ आंसर बताते जाएंगे। चाहे आप 6 में पढ़े, चाहे 7th में पढ़े, चाहे 8th में पढ़े, चाहे 9th में पढ़े, चाहे 10th में पढ़े, चाहे 12th में पढ़े, आपको हिंदी ग्रामर पीछे मुड़ के आने की जरूरत नहीं है। हमने आपको उस तरीके से डोज दिया कि आपको पता भी नहीं चला और हमने पूरी श्रृंखला ही खत्म कर दी। किया कि नहीं? इसमें अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण सारी चीजों को बता दिया गया। इस तरीके से हमारे वर्णमाला के ये जो पार्ट थे खत्म हो चुके हैं। अब बचा क्या है? एक शब्द आया द्वित्व व्यंजन। क्या आया? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन क्या होता है? बताए कोई, द्वित्व व्यंजन क्या होता है? हाँ बताइए प्रियांशु। जब समान ध्वनि आपस में नहीं, जब समान व्यंजन ध्वनि आपस में जुड़ती है। क्या बताना है? जब समान व्यंजन ध्वनियां आपस में जुड़ती है तो द्वित्व व्यंजन का कहलाता है या द्वित्व व्यंजन का निर्माण होता है। और जब और समान व्यंजन ध्वनि आपस में जुड़ती है तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है या संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब इस पे एक प्रश्न आता है, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में अंतर क्या है? बताइए। जब समान व्यंजन ध्वनि आपस में मिलती है तब द्वित्व व्यंजन होता है इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब अलग-अलग व्यंजन ध्वनि आपस में मिलते हैं तब ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में अंतर। आशा है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब काम किसका है? हमारा या आपका? आपका, कि आप इसे अच्छे से याद करें और आप इसको बनाए रखें। पीछे कर देते हैं, आप लिख लीजिए, ठीक है।